हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ईवीएस क्लास नंबर 2 लेकर के आप लोग के बीच आ गया हूँ। क्लास नंबर आपका 2 होगा और आज का जो हमारा टॉपिक होगा अधिगम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग से संबंधित एमसीक्यूज आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आज का यह ईवीएस का दूसरा क्लास होगा और हम लोगों ने एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र जो हमारा विषय वस्तु है इसको हम लोग तैयार करेंगे। अगर आप निश्चित रूप से सीटेट 2022 अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और निश्चित समय अवधि के अंतर्गत चाहे आप सीडीपी हो और या ईवीएस हो, टोटल सेक्शन में कवर अप कराऊंगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इवेल्युएशन करते हैं। साथ साथ आप अपना इवेल्युएशन कीजिए और असेसमेंट भी साथ साथ करते चलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यानी दोस्तों, अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं? एक ऑप्शन में है सीखना, दूसरा है अधिगम, तीसरा है सीखना और अध्ययन अधिगम यानी एक और दो दोनों, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है आपको भली भांति पता होगा। सीखना प्लस अधिगम दोनों। तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा तीसरा, यानी सीखना भी सही है अधिगम भी सही है। तो सही उत्तर आपका हो गया थर्ड। इस तरीके से एक एक प्रश्न आप सोल्व करेंगे हमारे साथ वीडियो पॉज करके। और जो लोग भी अभी तक मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सीडीपी का टोटल जो भी वीडियोस अपलोड है, लगभग 6-7 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको एक एक को ध्यान पूर्वक देखिए, असेसमेंट कीजिए। और ईवीएस का भी दूसरा वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं हो जो कि कवर यहाँ पे नहीं किया जाएगा, उसी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए नंबर 2 प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो चार या कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन अधिगम जन्मजात होता है। दूसरा कथन है ये तो आप गलत ही मानिए, ये गलत है आपका। दूसरा है अभ्यास, प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों यह सही है। और तीसरा कथन है सीखने के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको पता होगा यह गलत है, उपयुक्त में से सभी यह गलत है नहीं। तो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 2 यानी अभ्यास और प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल आसान है और प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांत है। आसान से अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करोगे, एक एक प्रश्न आप सही कर सकते हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दो सेंटेंस दिए गए हैं ए और बी और नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से हम लोग सही उत्तर चूज करने का प्रयास करेंगे। पहला है सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से उसके द्वारा अर्जित होता है। बी कथन है बच्चा शैशवावस्था में ही वस्तुओं की पहचान और उसमें विभेद भी सीख लेता है। अब नीचे जो दोस्तों कथन दिया गया है, पहला है केवल ए सही है, दूसरा है बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है और चौथा है न ए न बी सही है नहीं। तो जैसा कि हम लोग जो है ना ऑप्शंस देखे ए और बी, तो ए और बी दोनों सही है। तो सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ए भी सही है और बी कथन भी सही है। ठीक है ना। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा कथन है, चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, दो कथन है ए और बी, इस पे विचार करना है कि कौन से कथन सही है या गलत है। पहला है सीखना व्यवहार जन्य व्यवहारगत परिवर्तन है, जो कि बिल्कुल ही सही है। दूसरा है सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है, यह भी सही है। तो दोस्तों सही उत्तर आप लोग को पता चल गया होगा, ए और बी दोनों सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा थर्ड। ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के नियम से संबंधित है? दोस्तों थॉर्नडाइक थिंकर से यह प्रश्न है, और यहाँ पे ए, बी और सी तीन जो है ना आपको दिए हैं। तो ए में दिया हुआ अभ्यास के नियम, बी में है प्रभाव के नियम, सी है तत्परता के नियम। और आपको थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए लर्निंग के नियम यानी अधिगम के नियम से संबंधित है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। तो निश्चित रूप से देखा जाए अभ्यास के नियम यह भी थॉर्नडाइक का के नियम के अंतर्गत है, प्रभाव यह भी सही है, यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। तो आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, असेसमेंट कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए, अच्छे ढंग से जो है ना आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों यह ईवीएस का इन्वायरमेंट का यह दूसरा क्लास है। पहला क्लास आप लोग को अपलोड किया जा चुका है, यह दूसरा सेशन है। तो निश्चित रूप से सीडीपी और ईवीएस दोनों अगर आपका मजबूत है तो आपका सीटेट 2022 क्लियर होना बिल्कुल ही निश्चित हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं है? मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं ऐसे प्रश्न को थोड़े से ध्यान देना चाहिए, यानी जो अधिगम की विशेषता नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। पहला कथन क्या है, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों देखा जाए तो यह कथन गलत है, ठीक है ना। उत्तर में हमारा यही होगा, लेकिन नीचे का ऑप्शन भी 1, 2 और 3 और 4 हम लोग देख लेते हैं। सीखना एक अनुकूल प्रक्रिया है, यह सही है। सीखना एक प्रकार की खोज है, यह भी सही है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर 1, जो कि गलत है। यानी गलत है तो गलत ही हमको इस पर्टिकुलर प्रश्न में चूज करना था। इस हिसाब से जो है ना प्रथम यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अधिगम के प्रकार में क्या क्या शामिल है? टाइप ऑफ लर्निंग्स के विषय में दिया गया है, इसमें क्या क्या शामिल है? संज्ञानी अथवा संज्ञात्मक अधिगम, दूसरा है भावनात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, तीसरा है कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों अधिगम के अगर प्रकार दिया जाए, देखा जाए, संज्ञात्मक अधिगम भी सही है, मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी होता है, भावनात्मक जिसका दूसरा नाम होता है, कौशलात्मक या क्रियात्मक अधिगम भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या हो गया? नंबर 4 आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुछ कथन दिए गए हैं ए और बी, इन्हीं में से हम लोग को सही उत्तर चूज करना है। तो पहला कथन देखते हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत प्रयास और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। तो दोस्तों यह भी कथन सही है। तो निश्चित रूप से आपका सही जवाब आप लोग को पता चल गया होगा, ए भी सही है, बी भी सही है। इसका मतलब है कथन यानी जो आपका सही उत्तर होगा थर्ड होगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करने का है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत सामने दिया हुआ है थॉर्नडाइक, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, और चौथा जो दिया हुआ है सूत्र का सिद्धांत कोहलर, कोफ्का और वर्धमान। तो इसमें जो है ना आपको सही उत्तर चूज करने के लिए 1, 2, 3, 4 पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है ऑप्शन। तो इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो सूत्र का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो कोहलर, कोफ्का और वर्धमान, यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा देख लेते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, यह स्किनर का दिया हुआ सिद्धांत है। अगला बी देखते हैं, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत पॉलोव का सिद्धांत है, और प्रयास भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन देखते हैं, पहला एक, दूसरा दूसरा आपका बी, तीसरा सी और डी का चौथा, यानी आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा नंबर 1। यानी मिला हुआ है, इसमें कोई आपको जो कूट दिया हुआ है उस कूट के अनुसार
1 नंबर आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, शिक्षा ग्रहण करने वाला जब करके सीखता है तो वह उसके साथी स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। करके सीखता है तो वह स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत कौन सा है? बिल्कुल आसान प्रश्न है और इस सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो जो आसान प्रश्न है दोस्तों उसको मैं जल्दी से अटेम्प्ट करके और आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, दो आपको अभिप्रेरणा में से किसका संबंध अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है? यानी जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है उसमें जो 3 कथन दिए हैं ए, बी और सी, इसमें से चूज करना है कि कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत को परिपुष्ट करता है। तो पहला क्या है दोस्तों? नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, पहला। शिक्षार्थी के आंतरिक बल प्रदान करना, बी। और तीसरा अधिगम के प्रति रुचि। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो तीनों सही है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन से संबंधित पहला एक कथन भी सही है, बी कथन भी सही है और सी कथन भी सही है। तो कूट का जो आपका दिया हुआ है तो चौथा कूट आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, यानी नंबर 4 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नियोजन के सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ए, बी और सी, 3 कथन है। पहला है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा है अधिगम उद्देश्यों की पहचान, तीसरा है सी में कार्य विश्लेषण। तो अगर आप अच्छे से स्टडी किए होंगे तो नियोजन के सिद्धांत में यह तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है, ए, बी और सी का। इस तरीके से सही कूट जो उत्तर के रूप में आपका होगा नंबर 4, यानी ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है ना। तो आपका जो है ना ये सही कूट हो जाएगा, ए भी सही है, बी और सी तीनों। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। रुचि के सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल है? ए में दिया है कहानियां, बी में कविताएं, सी में पहेलियां। तो दोस्तों ऑब्वियस है कहानियां, कविताएं और पहेलियां तीनों रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी चौथा आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए थर्ड यानी 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी कथन दिए हैं ए और बी और इसमें हम लोग को चूज करना है कि कौन सही। तो निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण अधिगम लक्ष्य निर्धारित करके बनाया जाता है, कराया जाता है। जब शिक्षार्थी को यह मालूम होता है कि क्या लक्ष्य है तब उन्हें अधिगम में रुचि आएगी। तो कूट आप देखोगे, कूट तो कूट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दोनों कथन सही है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो इस तरीके से तीसरा जो नंबर होगा वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध आवृत्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी से संबंधित है? पहला ए है, यह शिक्षण को स्थायी बनाने के लिए लाभकारी होता है। दूसरा कथन है विषय वस्तु के एक निश्चित अंतराल की आवृत्ति होता है। तो दोस्तों इसका भी अगर देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा, यह भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब है सही उत्तर है आपका तीसरा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तेजी के साथ। दोस्तों आज का यह सेशन मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आप तक पहुंच रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप एक लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप यह सेशन पसंद आए या प्रयास पसंद आए तो आप शेयर भी कीजिए। और बताना चाहूंगा आज का यह जो सेशन है ईवीएस के ऊपर आधारित है, यानी पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का यह टॉपिक है। और जितने भी प्रश्न आज मैं आपको करा रहा हूं सभी इसी से संबंधित है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत किन कारकों को प्रभावित करता है? सीखने की क्षमता एक, दूसरा स्तर की वातावरणीय कारक, तीसरा है जन्मजात कारक। तो सही उत्तर हो जाएगा यह तीनों सही है उपरोक्त, यानी सभी सही है, चौथा, यानी चौथा आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें से क्या क्या शामिल किया गया है? ए में है परिवार, बी में मित्र, सी में भोजन, डी में जल, ई में आवास, एफ में यात्रा। क्या क्या शामिल किया गया है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो परिवार भी शामिल है, मित्र भी शामिल है, भोजन भी शामिल है, जल भी शामिल है, आवास भी शामिल है और यात्रा भी शामिल है। यानी यह सभी शामिल है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 4। ठीक है ना? यानी नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षार्थियों का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो और उसमें सामाजिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। यह कथन शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है? यानी आपको एक कोटेशन दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि यह किस सिद्धांत को जो है ना परिपुष्ट करता है। तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का देखा जाए तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत को आपको परिपुष्ट करता है। तो नंबर 1 जो है ना आपका जो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, तो नंबर 1 ही है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना बेहतर होता है? तो पहला कथन जो है, 4 कथन दिए हैं, 4 में से एक हमारा सही उत्तर होगा। तो बच्चों के पर्यावरण के क्लास में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो पहला, बच्चों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना, यह गलत है। दूसरा है दोस्तों, जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इसकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा के बारे में पूछना, यह भी गलत है। बच्चों के पर्यावरण की समझ नहीं होती है, इसीलिए उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना, यह भी आपका गलत। सही उत्तर दोस्तों नंबर 2 हो जाएगा। यानी 19 नंबर जो प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा जल, भूमि, हवा इत्यादि और इसकी उपयोगिता के बारे में जो कुछ सामान्य प्रश्न है जो बच्चों के लायक है उसको पूछ करके और उनकी आ, जो इंटेलिजेंसी है उसको परखना। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होता है? यानी जो इन्वायरमेंट है दोस्तों वह बालकों के भाषाई विकास में किस तरीके से सहयोग प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है, बालक के अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं सामग्री उसे पर्यावरण में ही उपलब्ध कराता है। दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना? दूसरा देख लेते हैं, पर्यावरण की बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं है, यह गलत है। तीसरा है, बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार और शिक्षक, यह भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक गलत है। तो सही उत्तर इस पर्टिकुलर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर 1। नंबर 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में 21 नंबर प्रश्न है। तो देखा जाए तो पहला है, पूरी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करना चाहिए। नंबर 2 है, कक्षा में होने वाली चर्चाओं को नोट्स बनाना चाहिए। अभ्यास के लिए, थर्ड है, अभ्यास के लिए दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए। और चौथा है, सीखने और उससे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, प्रश्न उत्तर तकनीक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स है यह पर्यावरण अध्ययन में कैसे उपयोगी हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता होती है। इस तरीके से यह तकनीक जो है ना विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी है। यानी नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
जो आसान प्रश्न है उसके ऑप्शंस मैं नहीं आपको पढ़ पा रहा हूँ समय के लिए, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा ज्यादा होने पे आप लोग थोड़ा सा वीडियो को नहीं देखना पसंद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको जो ईवीएस से संबंधित है कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। 23 नंबर प्रश्न है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। इसमें दोस्तों नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर पर थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर पर सीमा के भीतर रखना। तो सही उत्तर आपका दूसरा है, यही आपका गलत है क्योंकि इसमें नहीं है, तो गलत जो है उसी को सही उत्तर के रूप में आपको चूज करना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षकों को क्या लाभ मिलता है। शिक्षकों को क्या लाभ मिलता है, तो अगर चारों ऑप्शंस को आप एनालिसिस करोगे तो इसमें सही उत्तर आपका चौथा कथन होगा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं, इसमें दो कथन दिए गए हैं ए और बी, दोनों को हम लोग देख लेते हैं। बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीकों का उपयोग संभव नहीं है। दूसरा कहता है सेंटेंस, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का अगर देखा जाए तो दोनों कथन ही सही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है, इसका मतलब तीसरा जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 देख लेते हैं, 26 में है, ऑप्शंस दिए हैं ए, बी और सी। दोस्तों किन प्रश्नों के द्वारा बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान को परखा जाता है, यही प्रश्न है। ए में कहा गया जंगल किसके लिए लाभकारी है। बी है जंगल से हम होने वाले क्या लाभ है, और खेत से हमें क्या प्राप्त होता है। नहीं, तो इस तरीके से देखा जाए तो यह तीनों सही है दोस्तों, तीनों सही है, इसका मतलब ए भी सही है, बी और सी भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। पर्यावरण संबंधी अगर बच्चों को ज्ञान देना हो तो जंगल और खेत जमीन से संबंधित जो जानकारी है वह आप दे रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में आपका आता है, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इस उम्र में बालक पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझ पाने में असमर्थ होता है। दिया गया उदाहरण किस आयु वर्ग के बारे में बताता है। दोस्तों अगर देखा जाए वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन संबंधी जो है जो भी अवधारणाएं हैं उसको समझने में बच्चे असमर्थ हो रहे हैं, तो उनका एज कैटेगरी क्या होगा। तो एज कैटेगरी जो दिया हुआ है उसमें 3 से 5 वर्ष बिल्कुल गलत है, 7 से 10 यह भी गलत है, 8 से 14 यह भी गलत है, यानी 5 वर्ष से 7 वर्ष एज का जो कैटेगरी दिया हुआ है यही आपका सही उत्तर होगा, यानी सही उत्तर हो गया नंबर 2। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नंबर ए और बी, दो कथन दिए गए, 8 से 14 वर्ष के बच्चों में अपने परिवेश के महत्व को समझ विकसित हो जाती है, परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है, पहला कथन का जो कि बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, इस आयु वर्ग में बच्चों के वर्गीकरण और विभेदीकरण संबंधी ज्ञान का विकास होता है, यह भी कथन सही है। तो आप लोगों को पता है इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, और प्रश्न है उपरोक्त में से कौन सा कथन 8 से 14 वर्ष बच्चों के लिए संबंध में सही है। तो दोस्तों ए भी सही है और बी भी सही है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना, यानी थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये 29 देख लेते हैं, 29 है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस तरीके का लाभ पहुंचाता है, तो विषय में बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या,
नंबर 1। यही आपका सही उत्तर है, पहला। ठीक है ना। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। भारत भारत में समृद्ध वनस्पति जगत और प्राणी जगत यानी फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह विद्यार्थियों को सहायता करता है, यानी रणथंभौर और घुमाने ले कक्षा में पढ़ाने के बाद वनस्पति और प्राणी जगत के विषय में बताने के बाद अगर रणथंभौर का भ्रमण कराया जाता है विद्यार्थियों को, तो यह क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो उदाहरण प्रस्तुत करता है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। यानी बच्चों, जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाया गया है उसको वास्तविक जीवन के उदाहरण से परिपुष्ट करना। तो इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। 31 देखते हैं दोस्तों। 31 है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना प्रभावी होगी? तो दोस्तों जो व्यू रचना ज्यादा प्रभावी होगी वह नंबर 2 में दिया हुआ है, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2। चलिए 32 देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। एकदम आसान प्रश्न है, आप लोग जो है ना जानते होंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, बिल्कुल ही करेक्ट। अब 33 देख लेते हैं। 33 है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किस सिद्धांत कैसे इसको किस सिद्धांत को यह संकेत करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता यानी व्यक्तिगत स्तर पे जो भिन्नता होती है उसी को यह संकेत करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा। चलिए 34 देख लेते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना। यानी क्या उद्देश्य इससे निर्धारित होते हैं? तो दोस्तों इससे निर्धारित होता है ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी तीसरा जो है ऑप्शन। शिक्षार्थी स्वायत्तता गलत है, पुनर्वलन गलत है, व्यक्तिगत भिन्नता यह सभी गलत है। सही उत्तर मैं आपको बताते चल रहा हूँ तेजी के साथ, जिससे से ज्यादा प्रश्न हम लोग जो है ना निश्चित समय अवधि के अंतर्गत यानी 30 मिनट के अंतर्गत हम लोग लगभग 40-50 क्वेश्चन अगर कर ले तो स्पीड ठीक ठाक कही जाएगी नहीं। चलिए 35 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो उद्देश्य होना चाहिए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराया जाना उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर है पहला, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए 36 देख लेते हैं। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि। जो यह परिवर्तन किस लिए किया गया है, यही आपका प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग उत्तर के तरफ चलते हैं। तो जो ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर देखा जाए तो यह जानने की में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इंड में क्या सीखे टॉपिक जोड़ा हुआ होता है इवैल्यूएशन के लिए। तो इसका जवाब यह होता है कि इससे शिक्षक को सहायता यह मिलती है कि बच्चों ने क्या सीखा है और क्या कमी है, तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है?
तो यह भी आसान प्रश्न है 37। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यानी करके सीखो। तो इरल एंड ट्रायल मेथड है, तो दूसरा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, सीखते हैं, उसी के विषय में है। चलिए 38 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? जो उद्देश्य नहीं है उसके विषय में आपको सही उत्तर देना है। पहला, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने की योग्य बनाना। और जो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अगर हम लोग चारों ऑप्शन को स्टडी करेंगे तो हमारा उत्तर जो उद्देश्य नहीं है वह पहला ही होगा। यानी पहला जो है आपका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला 39 देखते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने को कहना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग मुख्य उद्देश्य है। यानी इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देखते हैं तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना ताकि वे चीजों को खोज सके, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों को मदद करना, यह गलत है। और चौथा है शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशल में सुधार करना, यह गलत। हमारा सही उत्तर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दूसरा, ऑप्शन 2 बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। चलिए 41 देखते हैं दोस्तों। खेल जो हम खेलते हैं, कोटेशन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, यह सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, विभिन्न खेलों में खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, यह गलत है। तीसरा और चौथा देखते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को भीतर बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करना, यह भी गलत है। तीसरा है शिक्षार्थियों को टेलीविजन के खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने उस पर आधारित समान परियोजना कार्य करने के लिए कहना, यह भी गलत है। दोस्तों प्रैक्टिकल है तो खेल करके बच्चे ज्यादा सीखेंगे, तो पहला जो ऑप्शन है आपका वही करेक्ट है। चलिए नंबर 42 देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करे। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? दोस्तों कक्षा 5 की जो शिक्षिका है महिका, उनके द्वारा जो विद्यार्थियों को कहा गया है कि आसपास के जो पौधे हैं उसका अवलोकन करें। तो सार्थक अधिगम के लिए, सीखने के लिए बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित की जाने की जरूरत है? तो देखा जाए तो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन है, यह समझना है कि पौधे भी सजीव होते हैं, यह गलत है। यह समझना है पौधे हमारे उपयोगी उपयोगी है, यह भी गलत है। अधिकतम पौधे के नाम लिखना, यह भी गलत है। चौथा ध्यान से देखिए, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर को अवलोकन करना। तो दोस्तों यही आपका सही उत्तर है चौथा। यानी बच्चों को इंफॉर्मेशन देना कि किस पौधे की क्या ऊंचाई है, पत्ती कैसे है, गंध कैसे है, तो इससे इनको इंफॉर्मेशन में वृद्धि होगी और अधिगम सीखने की जो कला है बच्चे उससे ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। चलिए 43 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? जो चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं इसमें से
एक आपका प्रस्तावित नहीं करेगा एनसीएफ 2005 को, तो वह कौन सा ऑप्शन है? देखते हैं। बच्चों के अनुभव और संदर्भों के साथ जोड़ना सही है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी सही है। तकनीक शब्दावली से परिचित कराना, यही गलत है दोस्तों। और विषयानुसार उपागम, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर थर्ड। चलिए आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड पेडागोगी को अगर आपको समझना है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है दोस्तों, तो मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सेक्शन चैप्टर वाइज मैं एमसीक्यूज आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ। तो यह आसान है कि अगर आपको 2-3 एक-एक सेक्शन से अगर तैयार आप करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी, टोटल 100% तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और दोस्तों यकीनन आप लोग सीटेट 2022 को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो पहला ऑप्शन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, गलत। नहीं दोस्तों, यह अगर देखा जाए ए, बी और सी है, नहीं तो हम लोग देखते हैं और डी, ये चार जो है ना आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर उपलब्ध करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। और चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, नहीं तो सही उत्तर अगर देखा जाए, तो सही उत्तर के लिए अगर हम लोग फिर से देखते हैं, पहला कथन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया को अवसर देना, तो दोस्तों यह बिल्कुल ही सही है। दूसरा अगर देखा जाए तो यह भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, यह भी सही है। और यह दोस्तों चौथा जो है डी, आकलन के लिए एक अवसर, यह गलत है। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी और सी, तो यह टूट में दिया हुआ है थर्ड में। इस तरीके से आपका थर्ड सही उत्तर है। दोस्तों मैं आप लोग को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि यह सेशन, स्पेशल सेशन ईवीएस और क्लास की संख्या अगर देखा जाए तो क्लास यह हमारा है दूसरा। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह पसंद आता है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, मैसेज कीजिए। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का यह प्रयास आप लोग को एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल आपको सीडीपी की तैयारी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ईवीएस की तैयारी कराने का यह प्रयास है। तो यह प्रयास कैसा है आप लोग के लिए, यह जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। और एक एक प्रश्न चूंकि इम्पोर्टेंट है तो निश्चित रूप से आप सोल्व कीजिए, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ एक लाइक भी करते चलिए और फ्रेंड सर्किल में दोस्तों शेयर कीजिए। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आप लोग के भविष्य के लिए एक अच्छा प्रयास है। और सीटेट आप ऑनलाइन माध्यम की पढ़ाई अगर करते हैं और इसी माध्यम से आपको अगर क्वालिफाई करना है तो एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी। तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज का अगर देखा जाए तो सीडीपी का क्लास नंबर अगर देखा जाए तो 6 क्लास यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ईवीएस का अगर देखा जाए दोस्तों तो दूसरा क्लास आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जिस तरीके का आप लोग का रिस्पॉन्स होगा तो दोस्तों उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ईवीएस का हो या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का हो, तो दोस्तों चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ईवीएस का, तो आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले वीडियो तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।